क्या एक ट्वीट किसी की जान ले सकता है? तो इंडियन पॉलिटिक्स में एक इंसान है जो अपनी अच्छी इंग्लिश के लिए जाना जाता है। एक बहुत एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेट, ऐसा इंसान जो पूरे यूनाइटेड नेशंस का हेड बनने वाला था, लेकिन इंडिया आ जाता है और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है। और फिर होते हैं दो बड़े स्कैंडल्स, पहला क्रिकेट की दुनिया में और दूसरा उसकी बीवी का मर्डर, जिसका इल्जाम भी उसी पर लगता है। लेकिन इस सब के बावजूद वो एक प्रोमिनेंट ऑथर बना रहता है और ऑपोजिशन में रहते हुए भी सरकार की तारीफ करता है। तो 1956 में लंदन के सबर्ब्स में जन्म होता है एक लड़के का, जिसका नाम पड़ा शशि कृष्णन चंद्रशेखरन थरूर। इनकी फैमिली केरला के पलक्कड़ से यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। जब थरूर 2 साल के थे तब वो उनके पेरेंट्स के साथ वापस आ गए। अब शशि जब थोड़े बड़े हुए तो वो तब के बॉम्बे शिफ्ट हो गए और पहले कैंपियन स्कूल गए और फिर हाई स्कूल के लिए कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल गए। अब शशि का इस छोटी उम्र से ही इतना ट्रैवल करने की वजह से एक्सपीरियंस काफी डाइवर्सिफाइड हो गया था और एकेडमिकली वो स्टार्टिंग से ही काफी इंक्लाइंड थे। इस चीज का एक एग्जांपल देता हूँ। उनकी अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी द फ्री प्रेस जर्नल के संडे एडिशन में छपी थी और तब उनकी उम्र कितनी थी पता है? महज 10 साल। 10 साल में आम बच्चे स्कूल की बुक्स भी नहीं पढ़ पाते हैं। वहाँ शशि थरूर की स्टोरीज पब्लिश हो रही थी। 11 साल की उम्र तक उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 एडवेंचर नोवेला ऑपरेशन बेलोज लिखकर पब्लिश कर दी थी। 1975 में थरूर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अपनी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स विद हिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री ली थी। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ वो इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए यूएसए चले गए और पहले इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर लॉ और डिप्लोमेसी में भी इन्होंने मास्टर्स की और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में ही पीएचडी भी की, जिससे बन गए डॉक्टर शशि थरूर। इनकी डॉक्टोरल थीसिस थी इंदिरा गांधी के टाइम पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जो 1 साल बाद इन्होंने पब्लिश भी की, जो बनी उनकी पहली बुक रीजंस ऑफ स्टेट। अब शशि ने इतना कुछ कर लिया था। क्या लगता है शशि की उम्र कितनी हुई होगी? सिर्फ 22 साल। वो बने थे फ्लेचर स्कूल के इतिहास के यंगेस्ट पर्सन टू गेट अ डॉक्टरेट। थरूर की पहली शादी हुई तिलोत्तमा मुखर्जी के साथ, जिनसे वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मिले थे। ये यंग कपल थरूर की यूएन की जॉब की वजह से पूरी दुनिया घूम रहा था। इसी बीच इनके ट्विन बच्चे भी हुए, ईशान और कनिष्क। ईशान थरूर अभी वॉशिंगटन पोस्ट में जर्नलिस्ट है। Ishan Tharoor of the Washington Post. Definitely asking a question in personal capacity. और कनिष्क एक फिक्शनल राइटर है। अब अर्ली 2000s में थरूर और तिलोत्तमा का डिवोर्स हो गया पर्सनल रीजंस की वजह से, जिसके बाद 2007 में थरूर ने कैनेडियन डिप्लोमेट क्रिस्टा गिलिस के साथ शादी की। इनसे वो यूएन में मिले थे, लेकिन ये शादी बहुत छोटी साबित हुई और दोनों कुछ ही सालों में अलग हो गए। अब अगस्त 2010 में शशि को दोबारा तिबारा प्यार हुआ, जिसे वो अपना सोल मेट बताते हैं, सुनंदा पुष्कर, और दोनों की शादी होती है। Shashi Tharoor and Sunanda Pushkar are now a married couple. Well, the traditional wedding was held at his ancestral home in Palakkad. सुनंदा एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी जो कश्मीर से आती थी और दुबई में रहती थी। इन दोनों की केरला में एक ट्रेडिशनल सेरेमनी में शादी होती है, लेकिन ये शादी बहुत कंट्रोवर्शियल साबित हुई, जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो थरूर का डिप्लोमेटिक करियर शुरू हुआ 1978 में, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एज अ स्टाफ मेंबर ज्वाइन किया फॉर यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज इन जेनीवा, और जल्द ही वो यूएनएचआरसी के सिंगापुर ऑफिस के हेड बन गए थे, जहां उन्होंने वियतनाम के बोट पीपल वाले क्राइसिस को मैनेज किया था। ये बोट पीपल वाली कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे सर्च जरूर करना। बहरहाल थरूर यूएनएचआरसी के हेडक्वार्टर्स जेनीवा आते हैं, जहां वो अलग अलग कैपेसिटी में 10 साल तक काम करते हैं, जिसके बाद वो बन जाते हैं स्पेशल असिस्टेंट टू द अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर स्पेशल पॉलिटिकल अफेयर्स, जो बाद में चल के द पीस कीपिंग ऑपरेशंस डिपार्टमेंट बन गया था, जिसके लिए वो न्यूयॉर्क में रहने लगते हैं। और यही समय था जहां वो अपनी पहली सेलिब्रेटेड फिक्शनल बुक लिखते हैं, द ग्रेट इंडियन नॉवल, जो इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर एक सैटायर है। इस पीस कीपिंग वाले रोल में उन्होंने कई मिशंस पर काम किए और इसी काम को देखते हुए उन्हें डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू सेक्रेटरी जनरल कोफी आनन बनाया गया। और इसी के साथ सिर्फ 45 साल की उम्र में थरूर यूएन के टॉप टियर तक पहुंच गए थे और यूएन की ग्लोबल स्ट्रैटेजी को हैंडल कर रहे थे। इस दौरान भी उन्होंने एंटीसेमिटिज्म, इस्लामोफोबिया,
इनटॉलरेंस जैसे मुद्दों पर काफी काम किया और उनके यूएन के इस काम को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2004 में प्रवासीय भारतीय सम्मान दिया, जो ओवरसीज इंडियंस को मिलने वाला हाईएस्ट ऑनर है। अब लेकिन यहाँ से चीजें बदलने वाली थी। भारत सरकार थरूर को अगले यूएन सेक्रेटरी जनरल के पोजीशन के लिए नॉमिनेट करना चाहती थी। यूएन सेक्रेटरी जनरल एक तरीके से समझ लो पूरे यूनाइटेड नेशंस का हेड होता है। थरूर की उम्र इस समय तक 50 हो गई थी, जो इन्हें इस पोजीशन पर बैठने वाला वन ऑफ द यंगेस्ट सेक्रेटरी जनरल बना देता। उनकी इंडिया के पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग भी हुई और उन्हें ये ऑफर दिया गया। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास इस नॉमिनेशन को वीटो करने की पावर होती है। भारत सरकार ने बताया कि यूएसए, यूके और रशिया इंडिया के साथ है। फ्रांस के साथ थरूर के काफी अच्छे रिलेशंस थे, तो वो भी कोई इशू नहीं था। लेकिन अब बचा सिर्फ एक देश, चाइना। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए थरूर खुद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए उनके पास गए और वहां के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि वो एक एशियन को यूएन का सेक्रेटरी जनरल बनता हुआ देखना चाहेंगे और कहा, प्लीज कन्वे टू योर गवर्नमेंट दैट चाइना विल नॉट स्टैंड इन योर वे। और जब वोट भी हुआ तो चाइना ने थरूर के फेवर में वोट किया, लेकिन थरूर 2 नंबर पर आए और इसका कारण बाद में पता चला कि वॉशिंगटन डिडंट वांट अ स्ट्रॉन्ग सेक्रेटरी जनरल और बान की मून को यूएन का नया सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट कर दिया गया। This afternoon, with the warm words you do to me, a very great honor. उन्होंने थरूर को यूएन में किसी भी कैपेसिटी में रहने को कहा, लेकिन थरूर ने मना कर दिया और इसी के साथ थरूर का यूएन के साथ नाता खत्म हो गया। थरूर ने यूएन से फ्री होने के बाद दुबई की एक कंपनी में एज अ चेयरमैन काम करना शुरू कर दिया और वो इसी दौरान कई ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड मेंबर भी थे, जैसे फ्लेचर स्कूल, एस्पन इंस्टीट्यूट, इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, वर्ल्ड पॉलिसी जर्नल, वर्च्यू फाउंडेशन। अब 2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस समय सोनिया गांधी के अंडर थी, वो थरूर को आने वाले लोकसभा इलेक्शन में लड़ने के लिए अप्रोच करती है। थरूर का कहना है कि उस समय कई पार्टीज इंक्लूडिंग सीपीआई और बीजेपी सब ने उन्हें पार्टी में लेने में इंटरेस्ट दिखाया था। उन्होंने कांग्रेस को चुना क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी से मैच करता था। उनके हिसाब से कांग्रेस की आइडियोलॉजी लिबरलिस्टिक और प्लूरलिस्टिक थी। उनके हिसाब से, मैंने नहीं बोला ये सब। थरूर को तिरुवनंतपुरम केरला से टिकट दिया गया और जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उन्हें उनके विरोधियों ने एलीट आउटसाइडर बोल के बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन थरूर ने इलेक्शन होने के काफी पहले अपना कैंपेन शुरू कर दिया था। अपने बैनर्स और पोस्टर्स लगाना, उनका जो एमपी का फंड होगा उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए कौन से प्रोजेक्ट्स लाएंगे, अनाउंस करना वगैरह। अब जब भी कोई बाहरी नेता अचानक से टॉप पोजीशन पर लाकर बैठा दिया जाता है तो वहाँ के लोकल नेता थोड़े नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी समय से उस पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रिवॉर्ड देने के बजाय कोई और बाहरी आदमी आकर वो रिवॉर्ड ले जाता है। और ऐसा ही कुछ थरूर के साथ भी हुआ और वहाँ के लोकल कांग्रेस नेताओं ने अपनी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी, लेकिन थरूर नहीं रुके, जिसकी वजह से वो लैंडस्लाइड 99,989 वोट से जीत गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बने ही, लेकिन साथ साथ उन्हें पहली बार में मिनिस्टर भी बना दिया गया। उन्हें मनमोहन सिंह सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया। तो थरूर के पहले टर्म की शुरुआत काफी सही रही। उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स से काफी सालों से डोरमेंट रहे अफ्रीकन नेशंस के साथ रिलेशंस बढ़ाए और इसमें उनकी फ्लुएंट फ्रेंच काफी काम आई। अगर आपको उनकी इंग्लिश खतरनाक लगती है तो फ्रेंच उससे भी खतरनाक है। Les sociaux sont essentiels ces jours-ci dans notre ère d'information au XXIe siècle. क्योंकि अफ्रीका के काफी देशों में फ्रेंच बोली जाती है। थरूर नए जमाने के नेता होने की वजह से सोशल मीडिया भी काफी अच्छे से चलाना जानते थे और उसे ढंग से यूज करने वाले इंडिया के पहले नेता बन गए। 2009 तक वो मोस्ट फॉलोड इंडियन ऑन ट्विटर बन चुके थे। लेकिन जितनी शानदार तरीके से उनकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई थी, कुछ ही महीनों बाद वो उतनी ही अब्रप्टली खत्म होने वाली थी, या कह सकते हैं खत्म होने के कगार पर आ गई थी। तो 2010 में ललित मोदी ने भारत में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया का इजाद किया जो क्रिकेट को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला था, इंडियन प्रीमियर लीग IPL। DLF इंडियन प्रीमियर लीग पेश करते हैं क्रिकेट का कर्म युद्ध। अब इस टूर्नामेंट में टीम्स बननी थी जिससे बिडिंग के थ्रू बेचा जाना था। अब इस सब में थरूर कहां से आ गए? तो थरूर कोची, केरला की टीम के पीछे जो कंपनी बिड कर रही थी उसे मेंटोर कर रहे थे। अब कोची को टीम मिल भी जाती है, लेकिन साथ ही उस समय थरूर के काफी क्लोज फ्रेंड सुनंदा पुष्कर को बिल्कुल फ्री में $15 मिलियन, यानी यही कोई 130 करोड़ रुपए की कीमत के स्टेक बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं, यानी ऐसे ही दे दिए गए और उसे नाम दिया गया स्वेट इक्विटी। 2010 के अप्रैल महीने में
ललित मोदी ने इस पूरे स्कैंडल के बारे में ट्वीट कर दिया कि कैसे सुनंदा पुष्कर को थरूर के बिहाफ में फ्री में इतना बड़ा स्टेक दे दिया गया। ये स्कैंडल इतना बड़ा हो गया कि थरूर को पार्लियामेंट में इस बात को डिफेंड करना पड़ा। ऑपोजिशन ने इस बात को खूब उछाला। सुनंदा पुष्कर ने सारा स्टेक वापस कर दिया, लेकिन इस स्कैंडल के बाद थरूर की इमेज इतनी खराब हो गई थी कि थरूर को अपनी मिनिस्ट्री वाली पोजीशन से रिजाइन करना पड़ गया। थरूर ने इस बारे में कहा था, I was never involved in a scam of any sort in the IPL. I was brought down because I had antagonized some powerful cricketing interests. और इस स्कैंडल के कुछ ही महीनों बाद 2010 के अगस्त में थरूर ने सुनंदा पुष्कर से शादी कर ली। Now, Congress MP from Kerala, Shashi Tharoor and Sunanda Pushkar are now married. अब इसके बाद के सालों में उनके हाथ से मिनिस्ट्री तो चली गई थी, लेकिन वो MP अभी भी थे। तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के कामों में लग गए और पार्लियामेंट में अपना ओपिनियन रखते थे। और वो राइटर तो थे ही। 1990s और 2000s में उन्होंने कई बुक्स लिखी, जैसे शो बिजनेस, राइट मिलेनियम, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। यहाँ तक कि जब यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया आए थे तो उन्होंने शशि की बुक को कोट किया था। अब 2012 में थरूर के पॉलिटिकल करियर को एक सेकंड चांस दिया गया, उन्हें वापस सरकार में लाया गया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाया गया। लेकिन इस ज्वाइनिंग के कुछ ही दिनों बाद तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थरूर का मजाक उड़ाते हुए एक रैली में कहते हैं, भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? थरूर ने इस बात पर ट्वीट किया, माई वाइफ इज वर्थ अ लॉट मोर देन योर इमेजिनरी 50 crores. शी इज प्राइसलेस, बट यू नीड टू बी एबल टू लव समवन टू अंडरस्टैंड दैट. अब 2014 में दोबारा देश में लोकसभा के चुनाव आ गए थे और थरूर तिरुवनंतपुरम से री इलेक्शन फाइट कर रहे थे। लेकिन फिर से इलेक्शन के कुछ ही महीनों बाद कुछ ऐसा हुआ जो थरूर की पूरी जिंदगी को पलट कर रख देने वाला था। सुनंदा पुष्कर, उम्र 52 साल, एक हाई प्रोफाइल, फ्लैम्बोयेंट और एक मिनिस्टर की बीवी। थरूर और वो दिल्ली के चाणक्यपुरी में होटल लीला पैलेस में रह रहे थे, टेम्परेरीली, क्योंकि उनके घर का रेनोवेशन चल रहा था। लेकिन इसी होटल के उनके रूम में सुनंदा पुष्कर की डेड बॉडी मिलती है। अब थरूर का कहना था कि ये एक सुसाइड था, लेकिन पुलिस रिपोर्ट्स में सुनंदा की बॉडी पर इंजरी मार्क्स मिलते हैं और उनकी हाउस हेल्प का कहना है कि सुनंदा और थरूर फोन पर बहुत लड़ते थे। एक टाइम पर सुनंदा ने थरूर को फोन पर कहा था कि मैं मीडिया को सब बता दूंगी। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि इस मर्डर स्लैश सुसाइड के सिर्फ 48 घंटे पहले कुछ बहुत अजीब हुआ था। महर तरार एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। अब शशि थरूर के ट्विटर हैंडल से सुनंदा कई ट्वीट्स करती है। हाँ, शशि के ट्विटर हैंडल से सुनंदा ट्वीट करती है, जिसमें वो महर तरार के ऊपर उसके हस्बैंड को स्टॉक करने के आरोप लगाती है। अब थरूर के उस समय 20 लाख फॉलोअर्स थे, तो थरूर कुछ देर बाद ट्वीट करते हैं कि उनका ट्विटर हैंडल हैक हो गया था और वो इसे टेम्परेरीली हटा रहे हैं। उसके अगले दिन भी सुनंदा तरार के ऊपर ISI एजेंट होने के आरोप लगाती है और उसी दिन बाद में थरूर एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालते हैं कि वी आर हैप्पीली मैरिड एंड वी इंटेंडेड टू स्टे दैट वे। लेकिन सुनंदा का एक ट्वीट, जो उनका आखिरी ट्वीट साबित हुआ, वो किसी और तरफ इशारा कर रहा था। नाउ हु नोज व्हेन आई गेट टू गो विद जॉय, हंसते हुए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और सुनंदा पुष्कर की मौत आज भी एक मिस्ट्री है। इस पूरे स्कैंडल को नाम दिया गया इंडियाज फर्स्ट डेथ बाय ट्विटर। और याद रहे, ये सब कुछ लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले हो रहा था। थरूर के अगले इलेक्शन में उनके विरोधी उन पर आउटसाइडर वाले आरोप तो लगा ही रहे थे, लेकिन अब प्ले बॉय और स्कैंडलस वाले आरोप भी लगने लगे। बीजेपी ने उनका रेजिग्नेशन और क्रिमिनल इंक्वायरी की डिमांड करी। लेकिन इस सब के बावजूद थरूर की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर पकड़ इतनी अच्छी थी कि वो फिर भी 15,700 वोट से जीत गए। लेकिन केंद्र में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और अब थरूर ऑपोजिशन में आ गए थे। इस सब के बीच सुनंदा पुष्कर वाले केस में थरूर के ऊपर मर्डर का चार्ज तो नहीं लगा, पर अबेटमेंट टू सुसाइड का मुकदमा जरूर चला और 2021 में दिल्ली के सेशंस कोर्ट ने थरूर को सारे चार्जेस से बरी कर दिया। थरूर ने इस ट्रायल के खत्म होने पे कहा 7.5 years ऑफ एब्सोल्यूट टॉर्चर। अब थरूर का एज अ ऑपोजिशन लीडर काफी अलग अप्रोच था। वो सरकार की गलत पॉलिसीज पर सरकार का विरोध भी करते थे और जो पॉलिसीज उन्हें अच्छी लगी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, पर सरकार की तारीफ भी करते। मोदी सरकार ने थरूर को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स का चेयरमैन भी बनाया था। लेकिन कांग्रेस को थरूर का ये स्टाइल पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्हें कांग्रेस की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन वाली लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। इसी बीच थरूर का जुलाई 2015 का ऑक्सफोर्ड यूनियन का स्पीच
बहुत फेमस हुआ। आपने अगर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भारत में ब्रिटिश राज के ऊपर इसके बाद उन्होंने द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नाम की बुक भी निकाली। इन्होंने लोकसभा में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी के लिए प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया था। Rightly sees this not as an issue of sex, but as an issue of constitutional freedom. और 2018 में मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट के लिए कहा था, because then they will have all the three elements they need to tear up the Constitution of India and write a new one. And that will be a new one that will enshrine the principle of a Hindu Rashtra, that will remove equality for the minorities, that will create a Hindu Pakistan. बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया। शशि थरूर जी, आप पाकिस्तान के नागरिकों से प्यार करना चाहते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के नागरिकों से प्यार करिए। कांग्रेस ने अपने आप को इस स्टेटमेंट से अलग कर लिया। उनका जो स्टैंड है उससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली और थरूर को सोच समझ के बोलने को कहा। 2018 में थरूर ने एक और बुक लिखी, व्हाई आई एम अ हिंदू, और उसी साल एक और बुक लिख दी, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। अब थरूर ने अपना तीसरा लोकसभा इलेक्शन लड़ा और फिर से जीत गए, और इस बार अपने पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 1 लाख वोट से जीते। पर इस बार फिर केंद्र में बीजेपी पुरजोर बहुमत के साथ आई और थरूर ऑपोजिशन में बैठे। लेकिन अब थरूर कांग्रेस पार्टी में बदलाव चाहते थे, इसीलिए इंटरनल डेमोक्रेसी और पार्टी के रिवाइवल के लिए वो G23 यानी पार्टी के उन 23 नेताओं में से थे जो पार्टी में रिफॉर्म्स चाहते थे, और गांधी फैमिली को स्वीपिंग चेंजेस के लिए एक लेटर लिखा। इस मूव को गांधी फैमिली के साथ एक राइवलरी के तौर पर देखा गया था। अब 2022 के अक्टूबर में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव होने थे और इस पोस्ट के लिए शशि थरूर भी खड़े हुए। ऐसा चुनाव पार्टी में 20 साल बाद हो रहा था, और पिछली बार जब हुआ था तब सीताराम केसरी को बेइज्जत करके पार्टी प्रेसिडेंट पोस्ट से हटाया गया था और सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। अब गांधी फैमिली का सपोर्ट ना होने की वजह से थरूर ये चुनाव हार गए, वो भी खैर बुरी तरह से, और मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेसिडेंट चुना गया। और ऐसे ही साइडलाइन होते होते इनका तीसरा टर्म भी पूरा हुआ, और देखते देखते 2024 के लोकसभा चुनाव भी आ गए और थरूर चौथी बार लोकसभा चुनकर पहुंचे। अब इस टर्म में कुछ बहुत अजीब नोटिस किया गया। थरूर लगातार मोदी और उनके गवर्नमेंट की पॉलिसीज की तारीफ कर रहे थे और बहुत रेयरली किसी चीज में सरकार के विरोध में बोलते। अब वो उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, उनका यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलना हो, और फाइनली ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने थरूर को मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो यूएस और बाकी देश जा रही थी उसका हेड बनाकर भेजा। अब थरूर की सरकार के बारे में पॉजिटिव राय की वजह से कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें ओपनली बीजेपी का सुपर स्पोक्स पर्सन बताया। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे। उनके कांग्रेस छोड़ने की बातें भी जोर पकड़ने लगी, लेकिन उन्होंने डिनाई किया। अब आगे क्या होगा वो तो शशि थरूर ही जानते हैं। तो ये थी शशि थरूर की कहानी। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल था, हम ऐसे लोगों के बारे में जाने जिन्होंने जिंदगी में तो बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन उनका एक स्कैंडलस पास्ट भी है, और एक फुल पिक्चर अच्छा और बुरा सब हमारे सामने आ जाए। अब इस सीरीज में आप और किसके बारे में जानना चाहते हो नीचे कमेंट्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।